वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे द ऑर्फिन गर्ल पोएम बाय हेनरी डिरोजियो। हेनरी डिरोजियो इनका जन्म 18 अप्रैल 1809 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में हुआ। यह एक एंग्लो इंडियन पोएट एंड असिस्टेंट हेडमास्टर ऑफ हिंदू कॉलेज कोलकाता। ही वॉज अ रेडिकल थिंकर of his time and is and one of the first Indian educator to disseminate Western learning and science among the young men of Bengal. इनके नोटेबल वर्क है टू इंडिया माई नेटिव लैंड, लिटरेली मूवमेंट, बंगाल रेसिडेंसेस। She dies in 26 December 1831 at the age of 22, कलकत्ता, इंडिया। हेनरी लुई विवियन डिरोजियो को अंग्रेजी में पहला भारतीय कवि माना जाता है। अपनी कविता में डिरोजियो के मानवीय पहलू ने भारतीय कविता को एक नई दिशा दी। व्यथित के प्रति उनके मानवीय व्यवहार को अनाथ लड़की कविता में स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। सारांश, हेनरी डिरोजियो की द ऑर्फिन गर्ल एक नवजात लड़की की दुर्दशा को बयां करती है, जो अपने पिता और बाद में अपनी माँ और अनाथ लड़की के अनिश्चित भाग्य को खो देती है। प्रारंभ में लड़की की सुंदरता का वर्णन किया जाता है और उसके माता पिता की मृत्यु की सूचना दी जाती है। अगले छंद में कवि एक अनाथ के अप्रत्याशित जीवन को एक कठोर दुनिया में पेश करता है। कवि का प्रारंभ बालिका के सौंदर्य से वर्णन होता है। कवि कहता है कि उसके बाल कौवे के पंखों के समान काले हैं, उसका गाल ट्यूलिप के रंग जैसा चमकीला है, रात की हवाओं के शांत मृदु निर्मल संगीत के समान उसकी आवाज़ कोमल है, उसका माथा चांद की किरण के समान गोरा है। कवि ने बालिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उपमा का प्रयोग किया गया है। एक उपमा भाषण की एक आकृति है जो समानता के आधार पर जो अलग अलग चीज़ों की तुलना करती है। यह कविता में लड़की के बाल, गाल, आवाज़ और भौं की तुलना रेवेन के पंखों, ट्यूलिप के रंग, रात की हवाओं और चांदनी से की गई है। प्रत्येक तुलना में तुलना की गई चीज़ें एक दूसरे से भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए लड़की के बाल और कौवे के पंख दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि अंतर के बावजूद डिरोजियो एक समानता खींचता है और वह है रंग। लड़की के बालों का रंग और रेवेन के पंखों का रंग काला होता है। इसी समानता के आधार पर वह लड़की के बालों और कौवे के पंख की तुलना करते हैं। डिरोजियो अपनी शारीरिक विशेषताओं का वर्णन करने में उपमाओं का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए लड़की के बालों का वर्णन करते हुए डिरोजियो कहते हैं कि उसके बाल एक कौवे के पंखों की तरह काले हैं। एक उपमा की भाषण एक आकृति है जो चीज़ों के बीच समानता दिखाते हुए अलग अलग चीज़ों के बीच तुलना करती है। यहाँ कवि अपने बालों के लिए कालेपन और काले कौवे की तुलना करते हैं। लड़की की सुंदरता के सुखद वर्णन के बाद कविता का स्वर बदल जाता है। कवि अपने वर्णन को सुखद अवस्था से उदासी की ओर ले जाता है। लड़की की सुंदरता का वर्णन करने के बाद कवि उसके पिता के बारे में बात करने आता है। उसके पिता युद्ध में शामिल हो जाते हैं। कविता में युद्ध की शुरुआत का संदर्भ स्पष्ट नहीं है। किसी भी युद्ध के बावजूद एक सैनिक का अनुभव लगभग सामान्य होता है और यहाँ उसके पिता का अनुभव अन्य सैनिकों से अलग नहीं है। लड़ाई का झटका, चिल्लाहट और निशान, युद्ध के मैदान की भयावहता का इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वह युद्ध में बहादुरी से लड़ता है लेकिन दुर्भाग्य से शहीद हो जाता है। अपने पिता के निधन को देखकर उसकी माँ अपने दिल में एक विधवा के रूप में दर्द को सहन नहीं कर सकती है। नतीजतन वह लंबे समय तक नहीं रहती है। वह भी मर जाती है और अपने बच्चों को दुनिया में अकेला छोड़ देती है। Her hair was black as a raven's wings, her cheeks the tulips you did wear, her voice was soft as when night wind sing, her brow was as a moonbeam fair, her sire had joined the wake of war, the battle shocked, the shout and scare, he knew and gained a glorious grave, such is the guerdon of the brave. Her anguished mother, suffering hurt, could not endure a widow's part, she sunk beneath her soul's distress and left her infant पेरेंटलेस। कविता की शुरुआत अनाथ लड़की के वर्णन से होती है। कवि के अनुसार उनके बाल कौवे के पंखों के समान काले थे। रेवेन का अर्थ है कौवा। उनके गाल ट्यूलिप के फूल के तरह चमकीले थे।
उनकी आवाज़ रात में हवा या हवा की तरह नरम थी, जो काफ़ी शांत है और कोमल है। उसका माथा चांद की किरणों के समान चमकीला था। इस प्रकार शुरुआत काफ़ी सुखद है, लेकिन चौथी पंक्ति के बाद कवि अंधेरे वास्तविकता की ओर मुड़ता है। उस लड़की के सर मतलब पिता युद्ध में गए और बहादुरी से, लेकिन अंततः अपनी जान गंवा दी, और वह मरने से पहले जानते थे। कवि आह भरता है, यह इस दुनिया में एक बहादुरी के लिए इनाम है। वाक्यांश दुनिया की क्रूरता को दर्शाता है और यह कैसे अच्छे और साहसी लोगों को पुरस्कृत करता है। उसके पिता की मृत्यु उसकी माँ द्वारा पैदा नहीं हुई थी। विधवा के रूप में रहने के बजाय वह भी दिल का दौरा पड़ने से मर गई और युवा लड़की बिना माता पिता के रह गई। She hath a friend on his cold, bleak earth to give her a shelter, a home, and a hut. Frop's life dearly desert alone she must wend, for alas the vestige have never a friend, and should she stray from virtue way, the world will scorn, and its scorn can slay. Ah, shame hath annoyed to wring the breast with a weight of sorrow and guilt oppressed. But oh, 'tis coldly cruel to wound the bosom whose blood must gush unbound. No tear is so bright, and the tear that flows for erring woman's unpitied whose, and blessed be forever his honored name, who sheltered an orphan from sorrow and shame. पहला भाग एक युवा लड़की की सुंदरता की सराहना के साथ शुरू होता है और एक त्रासदी के साथ समाप्त होता है। दूसरे भाग में कवि की दुनिया में उसके भविष्य की अनिश्चितता का वर्णन है। इस ठंड और अंधकारमय पृथ्वी पर उसका कोई दोस्त नहीं है। उसे अब इस नीरस और निराशाजनक दुनिया में अकेले रहना होगा। कवि फिर से इस वाक्यांश को दोहराता है कि उसका कोई मित्र नहीं है और उसे अब अच्छे दयालु होने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्रूर दुनिया उसका तिरस्कार, उपहास और गाली देगी, और दुनिया का यह क्रूर स्वभाव आखिरकार उसे मार ही डालेगा। कवि इस बात पर अफसोस जताता है कि वह जो शर्मिंदगी झेलेगी वह उसके स्तनों से दुखों और अपराधबोध के भार को निचोड़ने के लिए पर्याप्त होगी। उसे दुनिया द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा। कवि तब कहता है कि छाती पर घाव करना बहुत क्रूर है। जिसका खून दुखों और शर्म के कारण अनियंत्रित तरीके से स्तनों से निकल रहा है, दुनिया में एक दुखी और उत्पीड़ित महिला की आंखों से बहते आंसू जितना दर्दनाक आंसू नहीं हो सकता। और सबसे धन्य और सम्मानीय कवि के अनुसार वह है जो एक अनाथ को दुख और शर्म से आश्रय देगा। इस प्रकार कविता अनाथ लड़की के भविष्य के बारे में आशा और अनिश्चितता के साथ समाप्त होती है। कविता स्त्री की स्थिति और कवि के समय के दौरान उसके दमन का एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जिस लड़की के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उसे एक शर्मनाक जीवन जीना पड़ता था और लोगों द्वारा उसे शारीरिक, मानसिक और यौन प्रताड़ित किया जाता था।